तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, है ना। और गैसियस एक्सचेंज देखेंगे रेस्पिरेशन में, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो होगा वो गैसियस एक्सचेंज देखेंगे, और टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ये देखते हैं हम लोग एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई में आप बोलोगे जो ल्यूमिनल साइट है एल्वियोलाई की, वहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। इन सेल्स को हम बेटा बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होंगी। ये वाली सेल्स कौन सी हैं? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, दूसरा देखिए, जब आप स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के बाद में देखोगे इसके बाहर की तरफ, तो आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो ये आप बोलोगे क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन स्क्वामस एपिथेलियल, उसके बाद में आप बोलोगे इनके आसपास में क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होंगी। तो ऐसे ब्लड कैपिलरीज बना लेंगे। क्या हो गई? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में बेटा क्या भरा हुआ होगा? ब्लड भरा हुआ होगा। ठीक है, इसमें ब्लड होगा। तो यहां से जो एयर आएगी एल्वियोलाई में, लंग्स में, वो बेटा बोलोगे एनवायरमेंट से एयर आई है। इन्वायरमेंट से एयर आई है, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो इसको हम दिखाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो आप लोग पढ़ते भी हो केमिस्ट्री में कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, पर्टिकुलर गैस एक्सर्टेड द प्रेशर। तो एक चैम्बर है या मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर गैस के थ्रू कितना प्रेशर लग रहा है, वो बेटा क्या कहलाएगा? आपका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो यहाँ पर इन्वायरमेंट में है वो कितना होगा? तो आप बोलोगे 159 mmHg। 159 mmHg। दूसरा देखिए, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो कितना होगा? तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा? देखिए आप, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 0.3 mmHg। कितना होगा? 0.3 mmHg। अब देखिए, ये आया एयर, अंदर आया एयर, ये हमने लिया, इनहेल किया, तो टाइडल वॉल्यूम गया 500 ml, और यहाँ पहुंचते पहुंचते केवल कितना जाएगा? 350 ml बचेगा। 150 ml जो होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में चला जाता है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो चला कितना था? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। लेकिन एल्वियोलाई यानी लंग्स तक पहुंचते पहुंचते कितना बचा? केवल बचा 350 ml। 150 ml जो था वो बेटा कहाँ रह गया? तो आप बोलोगे कंडक्टरी पार्ट जो था उसी में रह गया। ठीक है, अब जब कंडक्टरी पार्ट में रह गया तो अब क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? कंडक्टरी पार्ट में रह गया तो मतलब 150 ml रह गया, पहुंचा यहाँ पर 350 ml। तो 150 ml जो है वो फिजियोलॉजिकल डेड वॉल्यूम ऑफ जो है एयर है, और आप बोलोगे जो स्पेस है जहां पर ये कम पड़ा उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो 350 ml यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, होगा थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यूज हो सकता है। अभी ठीक आ रही है? नो सर, अभी भी ब्रेक I'm कर रही audible? है। अभी भी कर रही है? ओके, जब आने लगे तो बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। बाकी लोगों को बेटा आ रही ना? यस सर। बाकी सबको तो क्लियर है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा आपका नेटवर्क कुछ होगा इश्यू। सर कुछ टाइम में हो जाती है, फिर ठीक कोई होता है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो वो चलता रहता है, नेटवर्क फॉल्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए आप, पार्शियल प्रेशर यहाँ इन्वायरमेंट में 159 mmHg ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है? 0.3 mmHg। तो टाइडल वॉल्यूम आप बोलोगे यहाँ पर 500 ml था, 500 ml लेके हम चले जो है एयर को एल्वियोलाई यानी कि लंग्स में पहुंचते पहुंचते ये 50 ml बचा, 350 ml।
150 ml आपका कहाँ रह गया, यहाँ पर रह गया फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में कहाँ रह गया, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में रह गया। ठीक है, कहाँ रह गया, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में रह गया। और वॉल्यूम कितना था, तो आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल डेड वॉल्यूम कितना है, 150 है। अब यहां पहुंचा तो ये फिर से पार्शियल प्रेशर इसका चेंज होगा, तो पार्शियल प्रेशर यहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो टेबल एक बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो बोलोगे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 010 जो है आपका 4 mmHg। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा देखो, तो आप बोलोगे CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आपका होगा 45 mmHg, सॉरी 40 mmHg, कितना हो जाएगा 40 mmHg। तो ये आपका है कहानी। अब देखिए इधर से ब्लड आपका आ रहा होगा, यूज कर रहा हुआ ब्लड, और इस ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 40 mmHg, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40। सॉरी, यहाँ पर बेटा आप बोलोगे जो ब्लड आ रहा है आपका, ब्लड कैसा है यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो इस ब्लड को हम नीचे दिखा देते हैं, जब नीचे एरो लगाते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, देखो 40 mmHg, और इधर आप बोलोगे कितना है, तो 45 mmHg। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे इधर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन मूव किधर करेगी, एल्वेओलाई से इधर मूव कर जाएगी। CO2 का आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ब्लड में, तो ब्लड से कहां मूव कर जाएगी, आपकी एल्वेओलाई की तरफ। अब जो आपका जो ऑक्सीजन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, ये यूज ब्लड होके जो आया था, अब आगे जब आप जाओगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा उसका, यानी कि ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखोगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, और CO2 का ऑक्सीजन के अलावा कितना पार्शियल प्रेशर। देखिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बेटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 mmHg, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर बेटा है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 mmHg। तो एक नीचे टेबल बना है आपका एनसीईआरटी में, पेज नंबर तो मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है, देख लो आप लोग, 270। हाँ 270, ठीक है, तो उसमें देखो बेटा दिख रहा होगा आपको, एक टेबल नीचे बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg है, और आपका CO2 का क्या कंटेंट है 40 mmHg। ऐसे एयर में आप देखिए 159 mmHg, और एटमॉस्फेरिक एयर के अलावा एल्वेओलाई में आप बोलोगे 104 mmHg, ठीक है, और 40 mmHg। तो सारा मैंने डाटा आपको बता दिया कहाँ पे क्या होगा। अब देखते हैं इसके बाद में, तो कुल मिला के गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, पहला वाला आप बोलोगे, पहला वाले इस बेसिस पे हो रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर किसका है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट किसका है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट किसका है, तो प्रेशर ग्रेडियंट किसका मतलब जिसका ज्यादा वहां से कहाँ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे जहां ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, ठीक है, व्हाट इट। सर इसको थोड़ा शॉर्ट में बताना, बता सकते। बेटा शॉर्ट में ही बताया हूं मैंने बोला कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है ये 3 पार्ट, कौन कौन सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक देखो, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है आपकी। इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनी हुई है, कौन कौन सी, तो आप बोलोगे पहला आपका है ये वाला स्ट्रक्चर एल्वेओलाई का स्क्वामस एपिथेलियल, मैंने बोला ये वाला पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा मैंने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया,
तीसरा मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पर आपका जो ब्लड वेसल है उसका जो एंडोथीलियम है, याद करिए आप लोग, एंडोथीलियम ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? तो ये जो एंडोथीलियम है ये तीनों मिलके क्या कर रही हैं, तो आप बोल रहे हो ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, ये मिलके बेटा बना रही हैं आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू डिफ्यूज होके जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो एयर आया उसका पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, तो आप बोलोगे जो एयर इन्वायरमेंट में है उसका पार्शियल प्रेशर 159 mmHg है। CO2 का पार्शियल प्रेशर आप बोलोगे 0.3 mmHg। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट से एयर लेके आया है, इन्वायरमेंटल एयर जो आएगा बेटा, वो आप बोलोगे उसका पार्शियल प्रेशर बाहर कितना है, और जब लंग्स के अंदर गया तब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में 500 ml रह गया, और 500 ml रह गया तो बाकी जो आपका 350 ml पहुंचा है ना, तो उसको हम देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 350 ml जो था आपका, ये जो है फिर से पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 104 mmHg। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 mmHg। अब जो ब्लड यूज होके आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो क्या होगा, तो मैंने बोला जहां से कम है पार्शियल प्रेशर वहां पर गैसेस ज्यादा की ओर से आएंगी, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट कहां पर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कहां पर ज्यादा है, तो अब लोग ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की एल्वेओलाई जो होगी कहाँ आ जाएगी, डिफ्यूज होके उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो आ जाएगी ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड के बाद में आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर CO2 का वो कितना है, तो आप लोग 45 mmHg। 45 mmHg वाला जो है आपका पार्शियल प्रेशर, वो आप बोलोगे CO2 निकल के कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वेओलाई में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी। तो ब्लड कैसा था, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन पार्शियल प्रेशर जब इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बेटा वो कैसा हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए मैंने बोला कि ऑक्सीजन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो जाएगा, 40 mmHg, ठीक है। आगे बढ़े आप, यस सर। आगे देखते हैं। आगे जब आप बात करोगे तो यहाँ पर देखेंगे आगे आप बोलोगे कि जो ब्लड हम लेके आए वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो पहला तो मैंने दिखा दिया। दूसरा जो एक्सचेंज होगा वो टिश्यू और किसके बीच का है, कैपिलरी के बीच का। तो हमने मान लिया ये टिश्यू है बेटा, यहाँ पर टिश्यू है, ये टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगी तो CO2 निकलेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर कितना होगा, 45 mmHg। लेकिन वहीं पे आप बोलोगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 mmHg। अब जो ब्लड देखिए उधर से आया था आपका कैपिलरी से ब्लड, ये आ गया ब्लड कैपिलरी से, तो जो ब्लड आया था उसमें बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था, तो आप बोल रहे थे वहां पर 95 mmHg था, यानी कि ये ब्लड कैसा था, अब बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 95 mmHg के अलावा CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 mmHg। तो बेटा हायर पार्शियल प्रेशर इसका है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ आएगी, इस टिश्यू में आएगी, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो CO2 कहाँ यहाँ आ जाएगी, तो ये गैसेस से चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। बाहर वो पहले वाला जो मैंने पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। चलिए अब देखते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में आपके,
जो है पेज नंबर 273 पे देखिए क्या बोलता है कि लंग्स है यहाँ पर। लंग्स मतलब ये एल्वेलाई वाला स्ट्रक्चर बना देना, ये लंग्स है यहाँ पर, ठीक है। अब लंग्स से देखिए आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप बोलोगे ब्लड वेसल आया होगा, ऐसे बना हुआ देखो, फिर ये आगे रेड बनाया दे रहा है, यहाँ से ये ब्लू है फिर रेड बनाया दे रहा है, यानी कि आपका कैपिलरी स्टार्ट है, ठीक है। और ये लेके जा कहाँ रहा है, तो हार्ट में लेके जा रहा है। तो ये बेटा आपका क्या है, इसको आप बोलोगे पल्मोनरी वेन। अकेला ऐसा वेन है जो कैसा ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और ये पहुंचा कहां पर जाके, तो आप बोलोगे ये पहुंचेगा जाके आपके जो राइट एट्रियम होगा, है ना, वहां पर पहुंचेगा, ऐसे बना देंगे। तो ये आपका राइट एट्रियम है, वहां पहुंचा जाके। इधर आप बोलोगे दूसरा और भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर आओगे देखोगे यहाँ पर, तो ये आपका आएगा यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा एओर्टा के थ्रू, और ये ब्लड सिस्टम में जाएगा, बॉडी में टिश्यू पे जाएगा। तो बॉडी में टिश्यू की तरफ ब्लड गया है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, रेड वाला जो हमने बनाया है। अब जब देखोगे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो देखो क्या होगा, ब्लू लाइन से जो दिखा रहे हैं, तो इधर वाला जो आपका होगा वो ब्लू लाइन से दिखा दो आप, ऐसे यहाँ पर ब्लू ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से निकलेगा। पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ये पल्मोनरी ब्लड जो है, ये ठीक। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी ट्रंक के बाद पल्मोनरी आर्टरी आएगी, और ये ब्लड को लेके कहाँ जाएगी, तो आप बोलोगे ये लेके जाएगी हार्ट से किधर की तरफ, जो है सॉरी ए सॉरी यहाँ पर देखो आप, यहाँ से जो आप बोलोगे ब्लड जो होगा ये बेटा कहाँ जाएगा आपका, तो ये ब्लड लेके जाता है आपका कहाँ पर, तो आप बोलोगे ये राइट एट्रियम में जाता है। ये आपका पल्मोनरी वेन नहीं, ये आर्टरी नहीं है, ये आपका क्या है, आप बोलोगे जो है वेना कावा है, क्या है, वेना कावा। तो 3 वेना कावा होती है यहाँ पर, सॉरी 2 वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और दूसरी एक होती है इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका सुपीरियर होता है वो बॉडी के ऊपर वाले रीजन से लाता है। तो यहाँ पर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऐसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये ब्लड देखो यहाँ आएगा निकल के राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आप बोलोगे ब्लड कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड तो यहाँ से ब्लड जो है निकल के बेटा राइट वेंट्रिकल से आपका जो है कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से नहीं निकलेगा ये छोड़ दो, यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा बॉडी से लाता है ना ब्लड, यहाँ से बॉडी से लाएगा, बॉडी के पार्ट्स। तो नीचे वाला आप कंसीडर मत करिएगा, ठीक है, वो धोखे से मैंने लिख दिया।
तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आप बोलोगे बेटा क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होगी, ये बेटा कैसा ब्लड लाएगी, तो आप बोलोगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ लेके गई, लंग्स को। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, तो इस तरीके से आप देखोगे ब्लड का सर्कुलेशन आपका होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन होता है। तो जगह जगह पे आपको दे रखा है वैल्यू जो मैंने अभी बताई है पीछे, उसी तरीके से। तो ये डायग्राम समझ लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलो। डायग्राम दोबारा से समझाते हैं। लंग्स थे, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है कि नहीं, जो कैपिलरी आएंगी, लंग्स से ब्लड जो आएगा वो बेटा कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लंग्स से जो ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। किसके थ्रू जाएगा, तो आप बोलोगे पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। ये ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पर बेटा, तो हार्ट है यहाँ पर, बना लेंगे 4 चैम्बर है। ये कहाँ गया, आप बोलोगे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। फिर ये बोलोगे आप लेफ्ट एट्रियम है, या बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आया, ये ब्लड जो आया, ये ब्लड बेटा कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ब्लड यहाँ पर आ जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ भेज दिया जाएगा, बॉडी में भेज दिया जाएगा। बॉडी में भी ब्लड कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो देखिए बॉडी से जो ब्लड जाएगा बेटा वो कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ये ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। किसके थ्रू, तो बड़ी बड़ी लार्ज वेन्स होती हैं, उनको बोलते हैं वेना कावा। तो एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू ब्लड चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ब्लू पेन से दिखा दो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये ब्लड बेटा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये वहां पर लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। फिर तो ये सर्कुलेटरी पैथवे है, ठीक है। तो हार्ट केवल पंपिंग का काम कर रहा है, लंग्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेशन करा रहे हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़े आगे। यस सर। चलो आगे बेटे, इसके बाद में जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है उसको देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देखते हैं कहानी क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो देखिए। पहला आप बोलोगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वो देखेंगे। दूसरा आप बोलोगे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखो, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप बोलोगे कौन सा होता है, तो आप बोलोगे दो तरीके से होता है, एक प्लाज्मा के थ्रू होता है और दूसरा प्लाज्मा के ब्लड। अलावा, हाँ तो आप दूसरा बोलोगे आरबीसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो आरबीसी में आपका देखोगे हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, और ये क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा में आप देखोगे, तो प्लाज्मा में जो आप बोलोगे, तो प्लाज्मा का जो है वो कितना होता है, तो यहाँ पर प्लाज्मा में आप बोलोगे करीब करीब 3% के आसपास जो होता है डिफ्यूज प्लाज्मा के फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, ठीक है, डिफ्यूज फॉर्म में। और ये आपका आरबीसी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है वो कितना, 97%। तो ये ऑक्सीजन का हम लोग पढ़ेंगे। CO2 का आप देखोगे 3 तरीके से रहता है, एक डिजोल्व प्लाज्मा के फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में। दूसरा आप बोलोगे डिजोल्व प्लाज्मा के अलावा किसकी फॉर्म में, तो आप बोलोगे दूसरा जो होता है आपका वो होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट।
और तीसरा जो बेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे तीसरा जो होता है वो होता है आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सर आरबीसी भी तो होता है। हाँ, आरबीसी में यही बेटा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये होता है 7%, ये आपका होता है 70%, और ये आपका होता है 20 to 25%। ठीक है, तो ये पूरा रहता है आपका ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हम पढ़ते हैं सिग्मोइडल कर्व से। कौन सा कर्व? सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व या इसको हम बोलते हैं एस शेप का कर्व है। कौन सा? एस शेप्ड कर्व है। ठीक है, कैसा सा है? एस शेप कर्व है। दूसरा बेटा आप बोलोगे यहां पर कहानी क्या होगी आगे, तो सिग्मोइडल कर्व है या एस शेप कर्व है। इसके अलावा यहां पर आप बोलोगे ये रिप्रेजेंट करता है या ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ में अगर आप प्लॉट करोगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में, तो वो आप देखोगे दोनों जो है ये इस तरीके से दोनों को मिला के हम कर्व प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये एस शेप का बनता है, इसीलिए इसको हम सिग्मोइडल कर्व भी बोलते हैं। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, नाम भी सुना होगा। दूसरा देखिए, अब इसका हम एक बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर जब आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा, इसे बना लेते हैं। यहां पर आप बोलोगे इस एक्सिस पे क्या होगा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और दूसरे ग्राफ पे बेटा हम लोग देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हम बोलते हैं किसमें? mmHg में। ठीक है, दो देखिए यहां पर क्या होगा, ये आप बोलोगे यहां पर कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसे कुछ ग्राफ बना हुआ है आपका। ठीक है, तो बेटा इसमें आप देखोगे एक एक्सिस पे हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 40 दिया है, फिर 60 दिया हुआ है, फिर 80 दिया है, फिर आपका बोल लो 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कितना ऑक्सीजन जो है सैचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन का, वो दिखाते हैं इस एक्सिस पे। दूसरा देखो पार्शियल प्रेशर की जब बात करते हैं 20, फिर आप बोलोगे 40, फिर आप बोलोगे 60, 80, 100। चलो देखते हैं, तो यहां पर बेटा आप बोलोगे कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करते हैं, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आप देखोगे सिग्मोइडल कर्व के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए फैक्टर्स जो है वो बेटा या तो कर्व को राइट शिफ्ट करेंगे या तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट वाला ऊपर लिख लेते हैं और राइट वाला नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये राइट हो गया, ऊपर वाला लेफ्ट हो गया। तो राइट में जो होगा वो आप देखोगे वो टिश्यू लेवल पे होता है, टिश्यू जगह पे होता है। और टिश्यू क्या दिखाता है? टिश्यू में आप बोलोगे डिसोसिएशन ऑफ किसका? डिसोसिएशन ऑफ किसका?
तो आप बोलोगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे अलग हो रहा है ये दिखाता है टिश्यू लेवल पे। तो राइट कर्व कब प्लॉट करेंगे तो हम बोलेंगे पीएच यहां पर कैसा होगा, फिर आप बोलोगे पीएच के बाद में वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, फिर आप बोलोगे टेम्परेचर के अलावा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर। ऐसे यहां पर भी ये फैक्टर हो जाएंगे। लेफ्ट जब हम प्लॉट करेंगे तो लेफ्ट वाले में देखो, तो लेफ्ट वाले में देखोगे आप, लेफ्ट वाले में भी पीएच, फिर आप बोलोगे टेम्परेचर, फिर आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, एक और होता है बिस फास्फोग्लिसरेट, ठीक है 2, ठीक है, ये होता है बिस फास्फोग्लिसरेट बीपीजी। तो इनमें देखो क्या होगा बेटा, अगर हम पीएच को इंक्रीज करा दें, यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे। ठीक है, तो कम करवा देंगे H प्लस का कंसंट्रेशन तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। टेम्परेचर ऐसे हम क्या करवा दें, कम करवा दें। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हम क्या करवा दें, ज्यादा करवा दें। CO2 का पार्शियल प्रेशर कम करवा दें। बीपीजी का भी क्या करें, कम करवा देंगे। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये शिफ्ट कर जाता है किधर, थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो इसको हम दिखा देते हैं, ये नॉर्मल ग्राफ होने में लिया, ये थोड़ा शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट साइड में। तो ये क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का एक्सेप्टेंस दिखाता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर आप, यहां पर देखिए, यहां पर आप बोलोगे ये राइट, ये राइट, राइट में आप बोलोगे क्या होगा, डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, यानी कि HbO2 ये टूट रहा है तो ऑक्सीजन अलग फ्री हो जाएगा, फिर आप बोलोगे हीमोग्लोबिन अलग फ्री हो जाएगा, ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, तो आप बोलोगे टिश्यू को मिल जाएगा। तो ये डिसोसिएशन दिखा रहा है। तो ये किसके बीच में होगा, एल्वेलाई टिश्यू और कैपिलरी के बीच में होगा, ब्लड कैपिलरी के बीच में। ऊपर वाला कहाँ होगा, तो आप बोलोगे किसके बीच में होगा, तो आप बोलोगे वो होगा आपका एल्वेलाई, है ना, किसके बीच में होगा, एल्वेलाई। ठीक है, उसके बीच में होगा, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का। दो तरीके का कर्व बनेगा। अब राइट में देखो क्या होगा, अगर पीएच कम होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, पहले कम हो रहा था यहाँ पर बढ़ा देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, तो पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का बढ़ रहा था, यहाँ पर कम हो जाएगा। CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो सब अपोजिट काम हो जाता है, बिसफास्फोग्लिसरेट भी यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर राइट शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन दिखा रहा है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है तो दिखाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है P50 वैल्यू क्या होती है। तो P50 वैल्यू जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट, उसको बोलते हैं P50 वैल्यू। तो ये कहानी है पूरी, आप लोग देख लेना। ठीक है, यही सारा लिखा हुआ है आपका 4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को, एक बार कंफर्म करा दूंगी। यस सर। बहुत अच्छी बात। अब बेटा आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर बेटा आप बोलोगे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसमें आप देखोगे एक नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं, और फिर हम बोलते हैं एक्सरसाइज की कंडीशन में। इन दोनों चीजों को समझने के पहले, इसको एक्चुअल में ऑक्सीजन डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना डिलीवर हो रहा है। तो इस चीज को समझने से पहले हम एक चीज और समझेंगे, इधर समझ लेते हैं। आप बोलोगे जो आपका 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड जो है वो आप बोलोगे कितना जो है आपका ऑक्सीजन कैरी करेगा।
तो 100 ml ब्लड जो होता है उसके पास सबसे पहले हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो आप बोलोगे हम मान लेते हैं 15 ग्राम के आसपास होता है हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में। फिर आप बोलोगे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो आप बोलोगे 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर आप बोलोगे इसलिए 15 ग्राम कितना कैरी करेगा, तो आप बोलोगे मल्टीपल कर देंगे 1.34 इंटू 15। तो आप बोलोगे 100 ml ब्लड कितना जो है कैरी करेगा, तो 100 ml ब्लड जो होगा आप बोलोगे 1.34 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 19.5 या 4 आपका ml के आसपास आ जाएगा। यानी कि 100 ml जो ब्लड होगा आपका वो बेटा कितना कैरी करेगा, 19.4 या मोटा मोटा 20 ml ही आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लड वेसल है आपकी, इसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे ये आपका टिश्यू है, ये टिश्यू है। तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आप बोलोगे यहां पर 100 ml ब्लड लेके आ रहे हैं, तो 100 ml ब्लड लेके आ रहे हो तो बेटा इसके पास ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन इसके पास होगा 19.4 ml, ठीक है, ऐसे होगा 19। उसमें से आप बोलोगे 19.4 में से नॉर्मल कंडीशन में केवल 5 ml देता है टिश्यू को, बाकी ब्लड में ही मेंटेन रहता है 15 14.34 जो भी आप लिखो, इतना ml इसी में रहता है। लेकिन यही जब आप एक्सरसाइज के टाइम पे बात करते हो ऑक्सीजन का डिलीवरी, तब देखिए क्या होता है। तो ऑक्सीजन एक्सरसाइज के टाइम पे, ये हमने मान लिया ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगा, आप बोलोगे टिश्यू में जाएगा। जब विगरस एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो 100 ml कितना था, 19.4 ml ऑक्सीजन को रखे हुए था। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लड में केवल कितना रह जाएगा, 4.4 ml के आसपास रह जाता है। जबकि डिलीवर कितना होता है, तो डिलीवर आपका होता है कितना बेटा, आप बोलोगे 15 ml, कितना होता है 15, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब बेटा यहाँ पर इसके बाद में हम बात करेंगे CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की। किसका ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। मैंने बताया आपको किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, CO2 का। चलो उससे पहले देखिए यहां पर बच्चों आपको देखने को क्या मिलेगा, टिश्यू है, टिश्यू के पास में CO2 का तो भरमार होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, CO2 का लेवल यहाँ पर ज्यादा है। अब CO2 डिफ्यूज होके कहाँ पहुंचेगी, ब्लड कैपिलरी में। देखिए ये हमने मान लिया ब्लड कैपिलरी, ऐसे ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में आप बेटा बोल रहे हो ब्लड है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, सब है कि नहीं है, ये प्लाज्मा है। और यहीं पे आप बोलोगे क्या है, आरबीसी है, ये हमने आरबीसी भी बना लिया, तो दिक्कत थोड़ी है, आरबीसी बना लिया। अब देखोगे CO2 बेटा 3 तरीके से आता है ब्लड में। पहला आप बोलोगे प्लाज्मा के थ्रू, डिफ्यूज फॉर्म में कितना रहता है, तो आप बोलते हो कितना 7% के आसपास। तो 7% CO2 तो प्लाज्मा में ही रहेगी, ठीक है, कैसे रहेगी, डिफ्यूजिबल फॉर्म में। फिर दूसरा देखिए CO2 निकल के कहाँ आएगी, आरबीसी के अंदर जाएगी। CO2 वाटर के साथ मिलेगी, वाटर के साथ मिलने के बाद एक एंजाइम लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम इसको किसमें तोड़ देगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड में तोड़ देगा, किसमें, कार्बोनिक एसिड में तोड़ देगा। कार्बोनिक एसिड जो है यहाँ पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा और ये किसमें तोड़ देगा, तो आप बोलोगे बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ देगा, और आप बोलोगे किसमें तोड़ेगा, H+ आयन में। अब ये बाइकार्बोनेट जो आयन बेटा है ये आप बोलोगे बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया,
तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये बाहर निकल आएगा प्लाज्मा में HCO3, और किसके साथ कंबाइन कर लेगा, सोडियम के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। लेकिन NaCl यहाँ पर पहले था तो Na तो वहां चला गया, Cl अलग हो जाएगा डिसोसिएट होके, तो Cl ये अंदर चला जाएगा। सॉरी। तो इस प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिना। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना होगा, क्लोराइड अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये H जो होगा आपका HBCO2 बना लेगा। ठीक है, CO2 भाई ये आपका 70% ये ऐसे हो गया बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ये कैरी करेगा। और HBCO2 मतलब ये वाला आपका जो है, इसको आप बोलोगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो ये कितना है 7%, सॉरी 20 to 25%, 23% लिखे ले रहा हूँ। ठीक है, तो 23% ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो इस तरीके से ब्लड ये आ गया जो है CO2 आ गया ब्लड में, और ये कैरी करेगा। तो ये वाला आपका हो गया टिश्यू के पास में। तो यहाँ पर ये कहानी कहाँ पर हो रही थी, हैमबर्गर फिनोमिना टिश्यू और ब्लड के बीच में। अब इसको लेके ये पहुंचेगा कहाँ पर, एल्वेलाई की तरीके से। 3 तरीके मैंने बता दिए ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया तो वो भी दूसरा भी समझ में आ जाएगा। क्या बेटा, 23% वाला कार्बन वॉइस नहीं आ रहा है बच्चे। कार्बी हीमोग्लोबिन वाला समझ में नहीं आया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Yes. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये बेटा आपका यहाँ पर आएगा टिश्यू के पास में ना, तो ये पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, इस वाली RBC में HbO2 होगा कि नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा, Hb आपका फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे फ्री होगा, ऑक्सीजन ये डिफ्यूज होकर यहाँ चला जाएगा, तो Hb के साथ में आप कौन जुड़ जाएगा, CO2 जो आएगा वो जुड़ जाएगा, तो HHbCO2 हो जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, एंजाइम। ओके सर। ये फास्टेस्ट एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेटा एक तो RBC में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, दूसरा लिटिल अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है, लिटिल अमाउंट में कहाँ, प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा में लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये तीनों साथ में ही रहेंगे बेटा ब्लड में। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब इसको ये लेके पहुंचेगा कहां पर, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को, अब पहुंचेगा एल्वेओलाई के पास में। तो ये पहुंचे एल्वेओलाई के पास में, ब्लड आया। अब ब्लड की कहानी आपको पता है सब ऑलरेडी क्या क्या है, यहाँ पर लेके आएंगे। अब जस्ट उल्टा करा दो, RBC था आपका, देखिए क्या होगा यहाँ पर आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है क्या हो जाएगा, एल्वेओलाई में कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बोलोगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेओलाई में बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन छूट के CO2 से कहाँ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। दूसरा देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका जो HCO3 था माइनस कार्बोनेट आयन, ये अंदर चला जाएगा, क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी आप बोल सकते हो, या इसको बेटा हेल्डन इफेक्ट भी बोल सकते हो, हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, तो अंदर गया Cl बाहर आया, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो गया, जहां से आया था वहीं चला गया, और क्लोराइड अंदर चला गया। अब देखिए दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर आगे जब आप बढ़ोगे तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये HCO3 अंदर गया, यहाँ पर आपका H+ आयन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H फ्री हो जाएगा HBCO3 से। ये जैसे वापस आएगा बेटा, यहाँ पर आपका एंजाइम लगेगा, रिवर्स मैनर में काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होगा
वो आप बोलोगे किसमें चेंज कर देगा इसको, तो आप बोलोगे कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड में फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे CO2 प्लस H2O में। ये CO2 बेटा 70% जो था ये ज्यादा होगा, ये इधर आ जाएगा एल्वियोलाई में। प्लाज्मा में भी CO2 7% होगा, ये भी एल्वियोलाई में। और जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था आपका HbCO2, ये यहाँ से CO2 फ्री हो जाएगा, क्योंकि HB ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर आ रहा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, H फ्री होके यहाँ पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आपका CO2 जो ये भी फ्री हुआ, ये भी बेटा कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से पूरा एल्वियोलाई में CO2 को फेंक दिया गया और CO2 बाहर निकाल दिया जाएगा, इसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। बोलो, सभी को समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। तो लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। लेकिन मेजर अमाउंट ऑफ अगर आप देखोगे तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो आप बोलोगे वो प्रेजेंट है आपके RBC में। एक बार पढ़ लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आप बोलोगे रेगुलेशन। अच्छा एक चीज और लिख लेना आप लोग वहां पर, ध्यान रखना, जो 100 ml ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो 4 ml CO2 को कैरी करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 4 ml CO2 को कैरी करेगा। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसकी बात करते हैं। रेगुलेशन, तो रेगुलेशन बेटा यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक आप बोलोगे न्यूरल रेगुलेशन, कैसा रेगुलेशन है, न्यूरल रेगुलेशन है, न्यूरल रेगुलेशन है। दूसरा आप बोलोगे केमिकल रेगुलेशन, तो एक न्यूरल रेगुलेशन, दूसरा केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में देखिए आप क्या होगा, यहां पर आपका सेंटर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद पोन्स, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये, और उसके बाद पोन्स। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पोन्स के पास में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो RRC जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बेटा है, ये क्या करता है, आसपास की CO2 को डिटेक्ट करता है और फिर ये क्या करता है, मॉडरेटली चेंज कर देता है। ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, RRC रिस्पॉन्ड। ठीक है, और पोन्स रीजन में जो है वो नीमोटैक्सिक सेंटर है। तो नीमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो क्या करता है, ये इसको मॉडरेटली कंट्रोल करता है। मॉडरेटली क्या करता है, इसको जो है कंट्रोल करता है, RRC को। ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल जब आता है सेंटर में, तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और इस तरीके से रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। तो ये दो चीजें हैं न्यूरल में। केमिकल में देखिए आप क्या है, केमिकल में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर जो हार्ट होता है, ऐसे हार्ट में आप बोलोगे एरोटिक आर्क ऑफ एओर्टा होता है। तो आर्क ऑफ एओर्टा में यहाँ पर आपको आर्टरीज दिखे, वो दिखेंगी, एरोटिक बॉडीज दिखेंगी। क्या दिखेंगी, एरोटिक बॉडीज दिखेंगी। ठीक है, एरोटिक बॉडीज दिखेंगी। और यहां से निकल के बेटा, यहां से निकल के क्या जाएगा आपको, तो आप बोलोगे यहां से निकल के आपका जाता है कैरोटिड आर्टरी, जो ब्रेन को जाता है। तो कैरोटिड आर्टरी जो जाएगा उसके पास भी क्या होगा, दो सेंटर होंगे यहाँ पर। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, तो आप बोलोगे इनको बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। तो यहां पर बेटा होगा क्या, ये कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, ये दोनों डिटेक्ट करती हैं किसको, ऑक्सीजन, सॉरी, ये डिटेक्ट करती हैं CO2 एंड H+ की कंसंट्रेशन को। ब्लड में H+ और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से आप रेगुलेशन देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर। केमिकल रेगुलेशन एक बार फिर से बता दो।
केमिकल रेगुलेशन में मैंने बोला बेटा हार्ट में जो आर्क ऑफ एओर्टा होता है, आगे पढ़ेंगे अभी हम सर्कुलेशन में, वहां पर दो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, एक एओर्टिक बॉडीज होती हैं, दूसरा यहाँ से इस आर्क ऑफ एओर्टा से निकलता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को जाती है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दो सेंटर हैं, कैरोटिड बॉडीज के दो रिसेप्टर हैं, इधर एओर्टिक बॉडीज के हैं, और ये दोनों डिटेक्ट क्या करते हैं, ब्लड के अंदर क्या अमाउंट है किसका, CO2 और H+ के कंसेंट्रेशन का। तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर निकलने लगेगा। तो ये केमिकल रोल ओके हो सर। गया। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और सर्कुलेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।